प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है एग्जाम पर्पज के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छा से डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले समझते हैं भाई कि पीपीसी बोलते किसको हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी, इसका कुछ शेप देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर हम लोग केवल दो गुड्स को लेते हैं, एक जिसको बोलते हैं गुड वाई, दूसरा को बोलते हैं क्या, गुड एक्स। गुड वाई क्योंकि भाई ये वाई एक्सिस है, गुड एक्स इसलिए क्योंकि ये क्या आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस शेप का नाम क्या है? इस शेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों कनकेव। मेनली आपको दो ही तरह का शेप पढ़ना है, एक रहेगा आपका कनकेव, दूसरा क्या आपका कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका कन्वेक्स का शेप दिखता है। अब याद रखने का ट्रिक क्या है? देखिए, याद रखने का ट्रिक सिंपल सा है कि जैसे आपको दिखा क्या केव, ये जो वर्ड क्या दिखा रहा है केव, केव का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का गुफा। तो देखिए ये जो शेप है ना, ये आपका एक प्रकार का आपका केव बना दे रहा है, गुफा बना दे रहा है। तो ये समझ लीजिए एक आपका शॉर्टकट है, थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने का कि भाई कनकेव मतलब ऐसा शेप, तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो केव ऐसे गुफा बन जाएगा। अब इस तरह से उसका शेप रहता है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है पीपीसी? ठीक है, पीपीसी आपको रिप्रेजेंट करता है दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को। जैसे यहाँ पर लिया गया क्या आपका गुड वाई और आपका गुड एक्स। क्या दो ही गुड्स ले सकते हैं? सर नहीं, लेने को तो भाई देखिए हम लोग 3 4 5 6 भी ले सकते थे, बट कन्वीनियंट पर्पज के लिए, समझने पर्पज के लिए ना, केवल हम लोग दो ही गुड्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक है आपका गुड वाई, दूसरा आपका गुड एक्स। बहुत सारा बुक में इसको गुड वन और इसको गुड टू भी लिया रहता है। ठीक, हम गुड वाई और गुड एक्स लिए हैं क्योंकि सिंपल था ना, ये वाई एक्सिस था तो गुड वाई, और ये एक्स एक्सिस था तो गुड एक्स कर दिए। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्स जो है, किसी भी प्रकार का जो रिसोर्स है, किसी प्रकार का जो रिसोर्स है वो फुल यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, बस ये वही रिप्रेजेंट करता है। कुछ है जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में वो रिसोर्सेज यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बताने का यही काम करता है। तो पढ़ के देखिए लिखा हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ two goods of an economy can produce with its given resources and technology assuming full and efficient utilization of resources। ये बस वही बोल रहा है, जहां पर क्या रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को हम लोग फिक्स रखते हैं क्योंकि ऑब्वियस है उसको बढ़ाइए घटाइएगा तो फिर लॉजिक ही काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको ना बच्चों लोग बहुत बार क्या समझ लेता थे, जब हम दो गुड्स बोले, एक गुड वाई और दूसरा गुड एक्स बोले ना, तो इसको बच्चों लोग क्या लगता है कि भाई कि इसमें केवल दो ही गुड्स आ सकते हैं। कि दो ही गुड्स केवल नहीं आएगा, दो टाइप का केवल गुड्स आएगा, केवल दो टाइप का गुड्स आएगा। मान लीजिए जैसे कि मान के चलिए गुड वाई को अगर हम गुड वाई ना लिख करके लिख दिए हम शर्ट, गुड एक्स को यहाँ पर हम क्या लिख दिए पैंट, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। अब ये जो तो फिर हम लोग ये एक्स को हम लोग नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, और ये क्या 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये एक बंडल है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा बंडल हो सकता है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन केवल दो ही टू गुड्स का होगा, एक टाइप का दो, एक गुड वाई और एक गुड्स, जो लोग शर्ट और पैंट पे लिए। लेकिन बंडल बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा बंडल, जैसे कि यहाँ पर एक बंडल यहाँ हो गया, एक बंडल यहाँ, एक यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग इस बंडल को उठाते हैं, तो इस बंडल उठाइएगा, इसको जब ऐसे मिलाइएगा ऐसे करके, तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये तो आपका वाई एक्सिस है बच्चों। तो एक्स एक्सिस पर अगर इसको हम लोग पैंट लिए तो क्या दिखने को मिल रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस था तो पहला पॉइंट क्या आपका 12, यानी कि यहाँ पर 12 पैंट है, और इसको हम 3 लेके चलते हैं अगर, तो ये क्या कहलाएगा आपका 3 शर्ट है। टाइप ऑफ गुड दो ही है, यानी कि शर्ट और पैंट ही केवल दो है। तो ये रहा आपका पैंट, ये रहा आपका शर्ट, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं बाद में वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो ये मत सोचिए केवल दो ही गुड्स होगा, दो टाइप का केवल गुड्स होगा, जिसमें दो टाइप क्या है, शर्ट और पैंट, या तो फिर बोले गुड वाई या तो फिर गुड एक्स। तो वो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गया। अब आगे और अच्छे समझने के लिए अब इस तरह नंबर में नहीं समझाएंगे, ठीक है, सिंपल वे में समझाएंगे ताकि क्लैरिटी रहे, बड़े कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए चलिए इसको आते हैं यहाँ पर क्या ना, एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता भी है। अब ये क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया भाई, व्हाट डज द पॉइंट्स इंडिकेट ऑन पीपीसी। अलग अलग पॉइंट्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है और पॉइंट ई है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वो क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पीपीसी समझ में ये आ गया, मतलब पीपीसी आपको क्लैरिटी के साथ अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए, वो जो डेफिनेशन है ना, इसी से क्लैरिटी मिलेगा। ये जो डेफिनेशन है ना, आपको और अच्छा से क्लैरिटी यहीं पर मिलेगा। ये बोल रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हाइपोथेटिकल उदाहरण। मान लीजिए आपके पिताजी आपको 2000 रुपये दिए हैं, 2000 रुपये दिए हैं और बोले कि बेटा इससे शर्ट और पैंट खरीद लेना। आप बोले सर 2000 में शर्ट पैंट कैसे आएगा? तो मिडिल क्लास फैमिली को लेकर चलिए बच्चों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत है, ठीक है। अब पैसा है तो फिर तो अलग बात हो गया।
मिडिल क्लास फैमिली को लेकर चलते हैं, शर्ट पैंट 2000 में आपको खरीदने को आपको पिताजी बोले हैं। अब उसको समझने पर्पज के लिए ऐसे बैठाते हैं, देखिए पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, अगर ये ऑन द कर्व यानी कि ऑन द पीपीसी कर्व में हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो 2000 रुपये मिला है ना, इसका आप फुल यूटिलाइज किए, यानी कि शर्ट और पैंट आप ऐसे खरीदे जिसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट आपका 2000 पड़ा। मान लीजिए शर्ट का पड़ा यहाँ पर 600 और 1400 पड़ा आपका पैंट का, तो 2000 रुपया पूरा पैसा को खर्च किए, पूरा पैसा को खर्च किए और अच्छा क्वालिटी का लिए, पैंट भी और शर्ट भी अच्छा क्वालिटी का लिए, यानी कि अच्छा क्वालिटी भी लिया, यानी कि इफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइज भी किया रिसोर्स का, और फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, पूरा का पूरा जब खर्च कीजिएगा तो इस कर्व में आएगा। ये कहीं पर भी आएगा, पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में, या कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, बस इस कर्व में आना चाहिए, बस आने को इस कर्व में आना चाहिए, बाकी वो सब जगह चलता है, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी ये क्या शो कर रहा है, इफिशिएंट प्रोडक्शन विद फुल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मेन कीवर्ड है, फुल्ली यूटिलाइज हुआ है, ये वर्ड कीवर्ड है, बस याद रखिएगा कि रिसोर्स का आपका क्या फुल यूटिलाइज हुआ है, ऑन द कर्व बोलने का मतलब है, ठीक है। हाँ, जैसे आपको जो यहाँ बताए थे कि भाई अलग अलग हो सकता है 4 गो 10 गो पॉइंट, इसमें हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, तुम सिंपल कर दिया ताकि आपको समझ में आए, उतना कॉम्प्लेक्स अच्छा तो पूछता भी नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो पूछा नहीं, इसलिए एकदम सिंपल वे में यहाँ लिए, क्योंकि जो समझने वाला पार्ट था तो समझा चुके हैं बच्चों, अब इसमें करते हैं ना तो बहुत ज्यादा फिर मैथमेटिकल टाइप का हो जाता है यहाँ पर, तो उतना हम चाह नहीं रहते, सिंपल सा भाई इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, वो ऑन द पीपीसी कर्व है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2000 पापा जो आपको दिए थे खर्च करने के लिए, आप पूरा पैसा को फुल यूटिलाइज किए हैं और इफिशिएंट वे में यूटिलाइज किए हैं, ऐसा नहीं कि वेस्टेज कर दिए आप, ठीक है, पूरी तरह अच्छा से यूटिलाइज किए हैं। याद रखिएगा ये इस कर्व में कहीं भी देखिए, कोई भी जो लाइन होता है ना मैथ्स में, देखिए ये जो कर्व होता है, कोई भी लाइन होता है, वो देखिए वो डॉट 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 रहता है, उन सबको मिलाइएगा तब जाकर के वो लाइन बनता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा मैथ पढ़े होंगे तो देखिएगा लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है, अब ये सब पॉइंट क्या होता है ना, बहुत सारे डॉट डॉट को मिला के बना रहता है, ठीक है। तो ये कहीं भी हो इस पीपीसी कर्व में, कहीं भी हो इस पीपीसी कर्व में वो पॉइंट कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ पर मान लीजिए एफ लिख दिए, यहाँ हो चाहे ई लिख दिए, ये तो है सॉरी जी लिख दिए, यहाँ पर हो चाहे एच लिख दिए, ये सब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, सब रिप्रेजेंट करता है फुल यूटिलाइजेशन, कि रिसोर्स का भाई फुल यूटिलाइज हुआ है इफिशिएंट वे में। अब आ जाइए इस कर्व के अंदर में, इस कर्व के अंदर में कहीं भी, जैसे मान लीजिए पॉइंट डी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ अंडर यूटिलाइजेशन बोलने का मतलब है, जैसे ये आपके पिताजी आपको यहाँ पर जो पैसा दिए थे, मान लीजिए 2000 रुपया, आप शर्ट और पैंट तो खरीदे, बट उस शर्ट और पैंट में मान लीजिए आप शर्ट में खर्च किए 500 और पैंट आप इसलिए खरीदे 1400 का, लेकिन टोटल बिल कितना बना 1900, यानी कि 1900 का, ठीक है, 1900 का। तो ये क्या रिसोर्स आपका फुल यूटिलाइज हुआ, आपको रिसोर्स कितना अलॉट किया गया था, आपको रिसोर्स अलॉट किया गया था भाई 2000, तो क्या हुआ आप रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं किए, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जो ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी रिप्रेजेंट क्या करता है भाई कि 100 रुपये जो रिसोर्स है वो आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, वो आपका फालतू का खाली पड़ा हुआ, ठीक है, यानी कि 100 रुपये आपका यहाँ पर अभी बचा हुआ, यानी रिसोर्स को आप फुल यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो देखिए पॉइंट डी आई रिप्रेजेंट करता है इट शोस इनएफिशिएंट प्रोडक्शन विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स का आप सही इस्तेमाल नहीं किए। अब बच्चा लोग का दिमाग में, अगर आप अभी तो तुरंत नहीं आता है, पर हम आपको एक, अब आपका दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि सर मान लीजिए पिताजी 2000 रुपये दिए थे, उसमें से हम लोग चलिए 500 का शर्ट खरीदे, 1400 का पैंट खरीद लिए, तो भाई 1900 का मेरा टोटल हुआ, 100 रुपया बच गया तो अच्छी बात है ना, आपको लग रहा होगा भाई सर 100 रुपया बचा तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या दिक्कत है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है इन इफिशिएंट प्रोडक्शन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बच्चों चीजों को समझिए, ये हम लोग मेनली बनाते हैं बजट उजट के लिए, ठीक है, बजट के लिए, या रिसोर्स को एलोकेट करना होता है गवर्नमेंट को, या कोई भी कंपनी हो चाहे आप भी कोई भी हो, हम लोग एक पर्टिकुलर बजट को अलॉट करते हैं, ठीक है, किसी भी काम के लिए, और किसी भी काम के लिए जब हम लोग बजट, किसी भी काम के जब हम लोग बजट में उस पैसा को एलोकेट करते हैं ना, तो हम लोग मान के चलते हैं भाई कि एक अच्छा क्वालिटी का, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कम से कम उतना पैसा तो लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको 2000 रुपये आपके पिताजी दिए थे, तो सोच के चले थे कि 2000 में, समझने के लिए ही, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि शर्ट पैंट तो भाई सस्ता में वो छा सकता है, महंगा में तो बहुत लगा इतना तो कुछ आएगा ही नहीं, समझने पर समझिए कि आपके पिताजी जब आपको 2000 रुपये दिए थे, तो ये मान के चला गया था कि 2000 रुपया वो मिनिमम स्टैंडर्ड है, इतना वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि भाई एक अच्छा क्वालिटी का शर्ट और एक अच्छा क्वालिटी का पैंट आएगा, और दोनों का खर्च कितना पड़ेगा 2000।
हालांकि रियल लाइफ में जो बजट अलॉकेट होता है वो रेंज में होता है भाई। आपको मिलता कैसे, आपको मिलता है कि 2000 से 3000 रुपया ऐसे, लेकिन इतना रेंज में वो आएगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई हाँ कि 2 से 3000 में तो एक अच्छा शर्ट और पैंट आ जाएगा। ये तो रियल लाइफ में चलता है ना, आपको यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट बताना है। तो एग्जैक्ट बताना है हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि तो एग्जैक्ट बताने के लिए क्या हो रहा है कि आप अगर आप 100 रुपये बचा ले रहे हैं, 100 रुपया यहाँ पर बच जा रहा है, इट मीन्स कि आप जरूर शर्ट और पैंट में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज कर दिए हैं, तभी आपको 100 रुपये बचा। क्योंकि भाई 2000 रुपये तो मिनिमम अमाउंट था अच्छा क्वालिटी का शर्ट और पैंट को लेने के लिए, होता है ना। कोई भी चीज में किसी भी चीज में आप याद किचन बचो, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, चाहे साबुन उबुन कुछ भी हो, एक मिनिमम क्वालिटी का, मान लीजिए सोप की बात करते हैं तो भाई ये तो सोच चले ये भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब क्या बोले, मतलब एक अच्छा मोबाइल का बात करते हैं। अब उसमें भी भाई मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए, फिर भी मिडिल क्लास फैमिली लोग भी डिसाइड करता है भाई कि एक अच्छा मोबाइल कम से कम 15,000 तक का रेंज में आएगा। ऐसा हम लोग मान के चलते चलिए कि एक अच्छा खासा मोबाइल 15,000 तक का रेंज में आएगा। यानी कि अब इससे खरीदे, इससे कम में परचेज किया अगर मोबाइल को, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो भाई, मोबाइल में उसका फीचर या क्वालिटी कुछ तो कमी होगा, वो अच्छा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ भी कमी होगा, इसके ऊपर जाना तो अलग बात हो गया। तो 15,000 क्या एक मिनिमम अमाउंट है कि भाई एक अच्छा मोबाइल इतना में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप पैसा बचा लेते, मान लीजिए आप 10,000 का मोबाइल खरीद लिए, इट मीन शॉर्ट, जरूर आप अच्छा मोबाइल तो नहीं खरीदे होंगे। अगर आप इसमें 5,000 बचा ले रहे हैं, आपको जब 10,000 अलॉट किया गया था, तो मतलब 15,000 अलॉट किया गया था, जिसमें आप 10,000 का मोबाइल खरीदे और 5,000 बचा लिए, इट मीन्स कि आप जरूर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों की इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, यानी कि आप अंडर यूटिलाइजेशन, सही से इसको यूटिलाइज नहीं किए हैं। समझ में आया। रिसोर्स को आइडल पड़े रहना नहीं चाहिए। जितना भी रिसोर्स गवर्नमेंट एलोकेट करती है, गवर्नमेंट कोई कंपनी जब एलोकेट करती है ना, इट मीन्स कि भाई वो सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ जितना हो सकता था कंट्री में, वो वहां पर आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड में आने का पॉइंट डी इनएफिशिएंट प्रोडक्शन को दिखा रहा है भाई कि फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में रन नहीं किया गया है, कुछ तो गड़बड़ वहां पर हुआ है, ठीक है। तो यह आपका दिखाता है पॉइंट डी, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर बच्चा लोग देखता रहिए अंडर यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर फटाक से बोल देगा सर ये तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, यानी कि रिसोर्स का हम लोग यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन कर दिए। नहीं बच्चों, देखिए आप हाइपर में आके जवाब दिए, इसका मतलब ये तो है हाँ चलिए हम लोग गौर से सुन रहे थे सर, और आप गलत जवाब दिए उससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए गलत सही तो चलते रहता है, ठीक है। आप जवाब दिए, इसको सुन के आप जवाब दें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका ये आंसर गलत है, ठीक है। देखिए ओवर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पिताजी आपको 2,000 रुपये दिए हैं और उसी में आपको शर्ट और आपको पैंट खरीदना है, ओवर यूटिलाइजेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई आप शर्ट खरीदे हैं मान लीजिए 1,000 का और पैंट खरीद लिए 1,400 का, तो टोटल बिल कितना का आ जाएगा 2,400 का, ठीक है। आप ये खरीद ही नहीं सकते क्योंकि आपका रिसोर्स ही उतना नहीं है, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। जब आपका 2,000 रुपये है तो 2,400 का मार्केटिंग कैसे कीजिएगा। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन का हम लोग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब क्या अनअटेनेबल भाई, यानी कि इस अमाउंट का इस रिसोर्स में ये शर्ट और पैंट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही होता है बच्चों, ये जो कर्व होता है ना, एक सेकेंड ना, चला गया, ये रहा, ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से समझिए आपका इनकम का लिमिट को, ठीक है। एक प्रकार से आपका इनकम का लिमिट को इस्तेमाल करता है। अगर आप फुल इनकम को खर्च कर रहे हैं तभी ना इस कर्व में आइएगा, इससे कम किए तो अंदर में, और इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई वो तो आपका बजट कहीं बाहर है। यहां तक आने के लिए, इस पॉइंट ई तक आने के लिए आपको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करिएगा तो ये कर्व शिफ्ट उठ करके ऊपर आ जाएगा, जो थोड़ा देर आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट ई को क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, ठीक है। एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत बार घुमा घुमा को पूछता है, ठीक है। जैसे कि एक बार ऐसे पूछेगा कि भाई मान लीजिए फ्लड वर्ड आ गया, बाढ़ वर्ड आ गया, या नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, तो क्या होगा, तो पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा। क्यों, ये पॉइंट अंदर की मान लीजिए ग्राफ में जो आता, अगर नॉर्मल चलता तो हम लोग उसको फुल यूटिलाइज करते रिसोर्स का, पर किसी कारण से मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा, पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आने से क्या होगा, रिसोर्स ही घट जाएगा, रिसोर्स ही आपका घट के नीचे आ जाएगा, या रिसोर्स घट के, सॉरी ये तो रिसोर्स घट के आ जाएगा, मतलब ऐसा समझिए रिसोर्स, तो ये अगर नेचुरल क्लाइमेट जाएगा ना तो क्या होगा, पूरा रिसोर्स घट के नीचे आ जाएगा, ऐसे सीधा इधर ये ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। पर एग्जाम में अगर ऐसे पूछ दिया कि भाई किसी कारण से
सबको एक मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया भाई, किसी को काम कोई ठीक से किया ही नहीं, आइडल पड़ा रिसोर्स है, तो क्या होगा फिर पॉइंट अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए मतलब क्या होगा भाई कि इकोनॉमी आपका फुल कैपेसिटी में काम किया, मतलब सबको नौकरी मिला है, सब कोई काम किया है। अब नौकरी नहीं होने के कारण क्या होगा, ये पॉइंट घिसक करके अंदर में आ जाएगा, क्योंकि कोई काम करने वाला था ही नहीं, तो इसलिए उसका फुल यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो और भी बहुत सारा कारण होता है, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दिए। और अगर जैसे जो बाढ़ वाला उदाहरण दे रहे थे उसमें तो बच्चों कर भी नीचे उठ के आ जाएगा, अगर रिसोर्स ही घट जाएगा। देखिए ये आपका क्या, ये आपका इनकम का लिमिट है वो बताए ना, यानी कि आपका एक प्रकार से वो रिसोर्स है, अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाढ़ में तो क्या होगा, सीधा उठ के ही नीचे आ जाएगा ना, खिसक जाएगा। तो ये था बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ अजम्पशन। अजम्पशन ऑफ पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है लेकिन याद रखना जरूरी है। ठीक है, पहला क्या है, फिक्स रिसोर्सेज। भाई रिसोर्स क्या हम लोग रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, टेक्नोलॉजी भी आपका फिक्स रहेगा, केवल 2 गुड्स को कंसीडर करेंगे, करने को तो ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कन्वीनियंट पर्पज के लिए केवल 2 गुड्स से दिया जाएगा। इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को भाई हम लोग अच्छा से इफेक्टिव और इफिशियंट वे में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और क्लोज इकोनॉमी, ये आपका हम लोग केवल क्लोज इकोनॉमी में कर सकते हैं, आपका ओपन इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं है। क्लोज इकोनॉमी बोलने का मतलब किसी प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा। ओपन इकोनॉमी में जब ओपन इकोनॉमी बोलते हैं तो वहां पर आपका एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी अलाउ होता है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलाउ नहीं है। तो ये कुछ था पीपीसी का एजम्पशन, इसको याद रखना जरूरी है, ये काम आएगा बच्चों। ठीक है, एजम्पशन यहाँ बोलने का मतलब क्या है, ये पीपीसी एजम्पशन होने का मतलब क्या है, ये एजम्पशन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर इस एजम्पशन को आप ब्रेक कीजिएगा तो जो लॉ दिया गया है आपका पीपीसी कर्व के लिए, पीपीसी कर्व के लिए जो भी लॉ या थ्योरी है, अगर आप इस एजम्पशन को ब्रेक कर, जैसे हम लोग लिए क्या भाई फिक्स रिसोर्स है, अब आप रिसोर्स को बढ़ा दीजिएगा तो भाई फिर पीपीसी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बनाया ही गया था इसी मॉडल पे कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, आपका फिक्स होना चाहिए। जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलिए। ठीक है, तो कोई भी टाइम पे हो, अगर आप इसको ये चाहते हैं कि आपका पीपीसी लॉ काम करे तो आपका रिसोर्स फिक्स होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे केवल रिसोर्स का, अब बाकी से जो भी एजम्पशन है वो सब होना चाहिए, वरना लॉ भी किसी प्रकार का थ्योरी या लॉ जो भी दिया हुआ है पीपीसी को काम नहीं करता है। क्लियर, अब आ जाइए शिफ्ट पे। पीपीसी में कर्व शिफ्ट कब करता है, शिफ्ट वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर, शिफ्ट। शिफ्ट वर्ड तब लिखते हैं जब दोनों गुड्स, बोथ गुड्स में या तो इंक्रीज हो या तो फिर डिक्रीज हो। ठीक है, या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड मूव करेगा, याद रखिएगा बोथ गुड्स में। अब क्या कैसे होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, पीपीसी शिफ्ट राइट वर्ड, राइट वर्ड की तरफ मतलब इधर, राइट वर्ड की तरफ वो कब खिसकेगा, राइट वर्ड की तरफ वो तब खिसकता है, और लिखने का तरीका देख लीजिए, द पीपीसी शिफ्ट राइट वर्ड फ्रॉम पीपी, यानी कि देखिए ये पीपी है, ये रहा पी और ये रहा पी, टू P1 और ये P1, यानी घिसक करके यहाँ पर आया। ठीक है, इस वर्ड को इस्तेमाल तो क्या, उस वर्ड का नाम क्या है आपका, शिफ्ट। याद रखिएगा जब बोथ गुड्स पे हो तो कब होता है वो, व्हेन द इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। चाहे आपका रिसोर्स इंक्रीज करे, चाहे आपका एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज करे। समझ में आया, और वो डिक्रीज का, अच्छा इसमें कौन सी समझ लीजिए काम का चीज, एक बात समझ लीजिए बच्चों, जो रिसोर्स है, जो रिसोर्सेस है वो लॉन्ग टर्म में कभी इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, आप बुक में पढ़े हो किसी किसी बुक में कि भाई किसी किसी गल्फ कंट्री में ऑयल का कुछ कुछ फील्ड मिला है तो वहां पर रिसोर्स बढ़ा है। देखिए वो आपका टेम्पररी पीरियड के लिए सही है, रिसोर्स कभी भी बढ़ ही नहीं सकता किसी भी कंट्री का। अगर आप रिसोर्स बढ़ा दिए ना, इट मीन्स आप समझिए रिसोर्स बढ़ने का समझते हैं, ये पूरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स चाहे माइक्रो चाहे मैक्रो, जितना भी माथा मारी हम लोग करते हैं ना, इसका फंडामेंटल पिलर ही खड़ा है इस आधार पे कि भाई रिसोर्स हम लोग का स्कार्सिटी है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, तभी तो इतना माथा मारी हम लोग कर रहे हैं। पैसा कम है या रिसोर्स, अरे रिसोर्स में कुछ भी आ सकता है, पैसा, जमीन, चाहे आपका आपका एयर, वाटर, ये सब क्या लिमिटेड ही है। अगर वो आपका अनलिमिटेड अमाउंट होता या वो किसी कारण से इंक्रीज कर रहा होता तो फिर ये पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं, तो नौटंकी ड्रामा बंद करो भाई। इतना मेहनत केवल इसी आधार पर हो रहा है कि आपका रिसोर्स आपका लिमिटेड है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा, रिसोर्स आपका लिमिटेड है, बचपन से पढ़े होंगे ज्योग्राफी से लेकर के आज तक कि रिसोर्स आपका लिमिटेड ही है, तो वो बढ़ नहीं सकता। और जो बुक में लिखा हुआ है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिखा हुआ है, वो ज्यादातर 5 साल 10 साल चल जाएगा। देखिए आप ना 100 साल में मर जाएगा, 100 साल में बहुत बोल दिया, 80 साल में निपट जाइएगा। लेकिन कंट्री, ये कंट्री तो जो हम लोग का देश है वो सदा से था, है और रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो रिसोर्स कभी भी आपका इंक्रीज नहीं करता है, बुक में जो दिया हुआ वो ऐसे बस दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है ना, तो लिख दिया गया खाली। ठीक है, कि इंक्रीज इन रिसोर्सेज और
एडवांस में। एक चीज आपको समझने यहाँ पर जरूरत था। नेक्स्ट, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा? जब आपका रिसोर्स आपका डिक्रीज करे, चाहे आपका टेक्नोलॉजी डिक्रीज मत बोल दीजिएगा। बहुत बार बच्चा लोग क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी डिक्रीज वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बार आपका जब रिसोर्स डिक्रीज करे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक और सुनामी। तो वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। अरे बच्चों आप सोच के देखिए, 3310 नोकिया बहुत फेमस मोबाइल अपने समय का, इसको बनाने का जो टेक्नोलॉजी था, क्या वो गायब हो गया है या डिक्रीज कर गया है? नहीं, ये आज भी है और हमेशा रहेगा। एक बार ये टेक्नोलॉजी जो बन गया वो गायब थोड़ी होता है, बस वो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब है, देखिए किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह का मशीन चलते रहता है, होता है ना, अलग अलग मशीन आते रहता है। अब मशीन अगर आपका पुराना हो, मतलब समझिए ओल्ड है, और आपका शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन पुराना हो तो क्या होगा भाई, आप वेस्टेज ज्यादा कीजिएगा, कॉस्ट फालतू का आपका बढ़ेगा, खर्चा ज्यादा उसमें मशीन में आएगा। पुराना मशीन है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, आप नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, एकदम कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप AI का। आप इंसान से करवा रहे हैं, इंसान से करवाइएगा तो भाई ट्रेडिशनल तरीका रहेगा, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा, टाइम ज्यादा, सब कुछ है कि नहीं। तो देखिए आप ये डिबेट मत छेड़िएगा कि सर AI बहुत सारा जॉब खा गया, वो बात का चीज है, वो साइड पे। हम बस बता रहे हैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी का डिफरेंस। तो जो ये जो AI है वो 2 मिनट में कर देगा वो काम, एकदम आराम से कर देगा। तो क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी है? तो ये आपको हम मेनली बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो भाई ये शिफ्ट इधर कब करेगा, जब आपका टेक्नोलॉजी डिक्रीज करे, या मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जगह, तब कि आपका रिसोर्स डिक्रीज करे। रिसोर्स डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। आपका फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा, ये इधर आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट वर्ड, ठीक है। अब एक वर्ड है क्या, रोटेशन। रोटेशन बोलिए, चाहे इसको बहुत बार हम लोग पिवट भी बोलते हैं, ठीक है, पिवट। अब ये कब होगा, जब केवल बात एक गुड्स पे आए, जब केवल एक गुड्स पे इंक्रीज हो, एक गुड्स से आपको चाहे इंक्रीज करे चाहे एक गुड्स आपको डिक्रीज करे, तब फिर यहाँ पर ये आता है। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या, ये हम लोग का है एक्स एक्सिस, तो यानी कि गुड एक्स आपका या तो इंक्रीज करेगा या तो गुड एक्स आपका डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, राइट, रोटेट राइट फ्रॉम AB टू AC। देखिए पहले मान लीजिए ये ब्लू वाला लाइन आपका नॉर्मल था, ये ब्लू लाइन आपका नॉर्मल था, ठीक है, ये पहले से था A और B। अब भाई रिसोर्स एक्स का इंक्रीज किया, एक्स का जो रिसोर्स है वो क्या हुआ, इंक्रीज किया, तो यहां से उठ करके ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले जो AB था, तो AB से कहाँ चला गया वो, देखिए AB से, ये पहले AB था, अब वो यहां से बढ़ा तो क्या हो गया आपका AC हो गया। सर मैं इसका उल्टा भी होगा, पहले ए बी था मान लीजिए, और आपका रिसोर्स एक्स का डिक्रीज कर गया, तो इधर इधर लेफ्ट होगा वो, तो क्या होगा, जो पहले ए बी था अब वो क्या होगा आपका ए और डी हो गया, तो क्या होगा ए और डी। तो लिखने का तरीका यही बच्चों, इफ देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ कमोडिटी ऑफ गुड एक्स ओनली, केवल एक्स, पीपीसी क्या होगा, रोटेट, याद रखिएगा रोटेट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रोटेट, चाहे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पीवट। गलती से भी शिफ्ट में कीजिएगा, शिफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है जब दोनों गुड्स में हो, जब जब दोनों गुड्स होता है, रोटेट या पिवट इस्तेमाल होता है जब केवल एक गुड्स में होता है, ठीक है। तो लिखने का तरीका यह, पीपी रोटेट फ्रॉम राइट, ये इंक्रीज करने पर राइट की तरफ गया, जो पहले ए बी था वो आपका ए सी हो गया। तो ये लिखने का स्टाइल है बच्चों, ठीक है। सेम आपका ये बता भी दिए। अब ये क्या देखिए, इधर आपका ये गुड वाई एक्सिस है, तो वाई या तो इंक्रीज किया होगा गुड वाई, या तो वो डिक्रीज किया होगा। इंक्रीज करेगा तो अपवर्ड की तरफ जाएगा, डिक्रीज करेगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। लिखने का स्टाइल सेम। इसका ये वाला देख लीजिए, इफ देयर इज यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया या रिसोर्स डिक्रीज किया गया, तो क्या होगा, वाई आपका ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो रोटेट टू डाउनवर्ड, पीपीसी रोटेट और पिवट डाउनवर्ड, यानी कि देखिए पहले ये इस तरह से था, यानी कि पहले क्या था, ए बी था, पहले ए बी था, ये रहा बी और ये रहा, तो क्या पहले ए बी था, अब वो डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा, इधर डी आ गया और इधर बी है, यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी टू आपका डी और बी हो गया। तो ये लिखेंगे, ये देखें डी और बी, समझ में? तो ये इस तरह से वो काम करता है, ठीक। तो वो हो गया डायग्राम वाला पार्ट। अब कुछ फीचर्स है जरूरी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ क्या आपका, एक फीचर से डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड लिखा रहा है बच्चों, चाहे आपका लिखा रहा है क्या, नेगेटिव स्लोपिंग, ठीक है, या इसको समझ लीजिए इनवर्स रिलेशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड लिखा रहेगा या तो फिर नेगेटिव रिलेशन लिखा रहेगा। जब ऐसे लिखा रहा है ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है, अब जो दो गुड लिए हैं ना, एक गुड लिए हैं गुड वाई
एक गुड लिए हैं हम लोग गुड एक्स। नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का मतलब है कि अगर गुड वाई इंक्रीज करेगा तो गुड एक्स क्या डिक्रीज करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी कारण से गुड वाई अगर डिक्रीज कर गया तो गुड एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है, यानी कि हमेशा वो इनवर्स रिलेशनशिप में रहेगा, हमेशा इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, हमेशा ऐसे वो होगा, उल्टा होगा, हमेशा इनवर्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है। अब उसको पढ़ के देखिए, देखिए यही लिखा रहेगा, घुमा फिरा करके बस वो यही लिखा रहेगा। द पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स रिक्वायर सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ द अदर गुड्स, ये लिखा हुआ है। और विशेष अगर आप गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो गुड एक्स को घटाइएगा, तभी ना वो पॉसिबल है। बोलेगा सर दोनों क्यों नहीं बढ़ा सकते, अरे क्योंकि आपका जो रिसोर्स है 2000 रुपए का मान लीजिए जो, वो तो लिमिटेड है ना बच्चों, वो तो आपका लिमिटेड ही है। ठीक है, तो आप तो इस 2000 में लिमिटेड ही शर्ट पैंट खरीद सकते हैं ना। अब केवल हम एक कई बात है, मान लीजिए इसमें इस 2000 में टोटल बढ़ा करके हम 5000 कर देते हैं, इस 5000 में मान लीजिए 4 शर्ट और पैंट दोनों मिला के आ सकता है। तो अगर आप पैंट बढ़ाइएगा तो शर्ट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो काम करता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर देखिए चीज और, ये क्या है, पीपीसी का शेप हमेशा कनकेव होता है। इन रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में पीपीसी का जो शेप है वो हमेशा कनकेव रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये रहा आपका गुड वाई और ये रहा हम लोग का गुड एक्स। ठीक है, तो ये हमेशा कनकेव रहता है। कनकेव क्यों रहता है, एमसीएम पूछ सकता है आपसे। कनकेव इसलिए रहता है क्योंकि भाई वो इंक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये एमआरटी क्या चीज होता है। एमआरटी आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फुल फॉर्म है, या इसी को आप दूसरा नाम से पुकार सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो याद रखिए बच्चों, आपका लेवल के लिए ना, क्लास 12 के लिए एमआरटी और एमओसी दोनों सेम मतलब होता है। ठीक है, दोनों का मतलब आपका लेवल में क्लास 12 में समझ लीजिए एमआरटी यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का मतलब सेम है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आपका ये कनकेव शेप है। ठीक है, कनकेव शेप है, इंक्रीज कर रहा है इसलिए। जैसे यहां पर देखिए, अब देखिए ये हम लोग रिसोर्स लिमिटेड था, ये रहा गुड एक्स और ये रहा गुड वाई। अब देखिए ये क्या आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, गुड एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो भाई गुड वाई को आप डिक्रीज कीजिएगा तभी तो उसको डिक्रीज कीजिएगा तभी तो उसको बढ़ा पाइएगा। देखिए ये आपका इधर इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसा क्या, ये धीरे धीरे 15 से 14 12 9 5 डिक्रीज कर रहा है। तो भाई एक को बढ़ा रहा है दूसरा घट रहा है, इसका उल्टा भी हो सकता था। तो यहाँ पर क्या है भाई, एमओसी निकालने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हुआ कि भाई निकाले तो यहाँ आपका ये निकल के आएगा। देखिए कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3, ये धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एमआरटी बोलिए चाहे आपको, आप इसको आप चाहिएगा उसको आप बगल में एमआरटी भी लिख सकते हैं। तो क्या देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक समझा दे रहे हैं, बाकी आप उससे तो कोरिलेट कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहले 15 हम लोग को मिलता था गुड वाई। ठीक है, अब एक सेकेंड ना, पहले 15 मिलता था, अब उसको आप घटा के 14 कर दिए। अगर और क्या हुआ, आप एक्स एक को बढ़ाएं तो यहाँ पर 15 से आप 14 में गए तभी ना बढ़ा वो। तो देखिए 15 पहले था और बाद में आप 14 कर रहे हैं, तो मतलब एक घटा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, देखिए एक आया। यानी कि बोलना ये चाह रहा है वो, अगर एक्स को एक बढ़ाने के लिए आपको वाई भी एक सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए एक वाई बढ़ रहा है तो यहाँ पर, सॉरी एक एक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक वाई जा भी रहा है, जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर बोलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए अगर आप 2 कर रहे हैं, अगर 2 एक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 वाई को सेक्रीफाइस कीजिएगा, और ये जो सेक्रीफाइस किए उसको क्या बोलते हैं, उसको एमआरटी या फिर बोलिए एमओसी। समझ में आया? तो ये यही रिप्रेजेंट करते रहता है। अब इंटरेस्टिंग चीज आपसे हम पूछते हैं, हालांकि सिंपल सा बात है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, देखिए इंक्रीज करने का मेन कारण क्या है भाई, कि रिसोर्स आपका लिमिटेड है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रिसोर्स आपका लिमिटेड है। देखिए आपका किताब में एक उदाहरण दिया जाता है इसको लेकर के, अगर देखे होंगे भाई 2 वर्कर है। ठीक है, एक आपका गन फैक्ट्री में काम करता है मान लीजिए, और एक आपका ब्रेड फैक्ट्री में काम करता है। अगर रिसोर्स को हम लोग इधर और इधर स्विच करते हैं, उस लेबर को, यानी कि गन वाला लेबर को इधर भेज दिए, ठीक है, ये पर्सन इधर आ गया और ये पर्सन इधर चला गया, तो ये जो पर्सन इधर आया ब्रेड फैक्ट्री में, ठीक है, अब अगर ये जो पहले गन बनाता उसको ब्रेड बनाने बोलेगा, क्या होगा, वो भयंकर आप अमाउंट में क्या करेगा, आपका वेस्टेज करेगा कि नहीं करेगा।
तो भाई जितना आप उसको रिसोर्स, अब जितना उसको काम कराइएगा, ज्यादा रिसोर्स देकर के वो उतना ज्यादा आपका रिसोर्स का वेस्टेज करेगा, करे कि नहीं? वो ज्यादा ज्यादा आपका वेस्टेज करेगा आपका रिसोर्स का। अब यहाँ पर एक बार मेरे दिमाग में ये आ गया था, आई होप आपका दिमाग में भी आ जाए अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो, कि ये क्यों वेस्टेज करेगा? अगर अगर ये सालों से काम करते रहे, ठीक है, जो आप हम लोग क्लास 2 में बेस्ट्री में पढ़े थे ना बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? स्पेशलाइजेशन, जिसमें फ्यूल का प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को अगर छोटा कर दे तो एक ही काम को करते रहिएगा तो क्या उस काम में आप स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी उसी के आधार पे है कि भाई एक ही काम को करते रहेंगे तो भाई उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये आदमी क्यों नहीं बन जाएगा? तो फिर ये वेस्टेज आपका बढ़े क्यों जा रहा है? यानी कि ये जो एमओसी है, एमओसी ये इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? चलिए समझ में आया था, एक समय पर वो इंक्रीज करता, फिर बाद में उसको डिक्रीज करना चाहिए था। देखा जाए तो जैसे जैसे जब तक वो सीख रहा था तब तक वो इंक्रीज करता, मतलब वेस्टेज ज्यादा वेस्टेज करता, लेकिन जब वो एक्सपर्ट बन जाएगा तो फिर भाई एमओसी डिक्रीज करना चाहिए ना, तो एक्सपर्ट बन गया भाई तो वेस्टेज कम होगा। यहीं पर आपका आता है क्या? आपका एजम्पशन। और एजम्पशन में क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर हम आपको 5 एजम्पशन लिख के दिए हैं बच्चों। यहाँ पर जो 5 एजम्पशन लिख के दिए हैं ना, उसमें एक एजम्पशन ये भी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये जो टेक्नोलॉजी वर्ड है ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको वहां पर एक और वर्ड है कि भाई इफिशियंसी भी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, तभी वो लोग काम करेगा। समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस अब आपको? तो ये लॉजिक फिर वहां पर अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया? कहाँ गया वो? ये कि भाई वो आपका वो इंक्रीज मतलब इफिशियंसी, यानी कि वो लर्न नहीं करेगा कुछ। ये जो लेबर है यहाँ पर जाने के बाद भी वो कुछ नया नहीं सीखेगा, ठीक है? ये हम लोग मान के चलते कि कुछ नया नहीं सीखेगा, इसलिए वो हमेशा इंक्रीज करते रहेगा। तो ये मेन कारण होता है आपका कनकेव शेप होने का। तो याद रखिएगा एमसीक्यू में इस तरह से घुमा घुमा के वो क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भाई पीपीसी का शेप क्या है? तो पीपीसी का शेप कनकेव है। कनकेव क्यों होता है? तो भाई इंक्रीजिंग एमआरटी या फिर बोलिए इंक्रीजिंग एमओसी, दोनों का मतलब सेम है अभी क्लास 12 के लिए, ठीक है? यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका सब तरह से वो पूछ सकता है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है वो सब दो तरीका से वो पूछ सकता है। दो तरीके से कैसे? देखिए क्वेश्चन या तो सीधा बोल देगा भाई कि अगर रिसोर्स इंक्रीज करे, अगर मान लीजिए रिसोर्स इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या करेगा? तो रिसोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या होगा? आपका राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, है कि नहीं? मान लीजिए इसी में पूछ दे, अगर इसी का जस्ट उल्टा भी कर दे, वो इसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा कर दे, वहां पर आपसे पहले क्या पूछा था? भाई रिसोर्स इंक्रीज क्या, अब बताओ पीपीसी क्या करेगा? तब आप बताए क्या? भाई पीपीसी जो है आपका राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ऐसे लिखे। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो अब आपको क्वेश्चन में पूछा भाई पीपीसी जो है आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो बताओ इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया इसका मतलब क्या है कि आपका रिसोर्स डिक्रीज हुआ है, और या तो फिर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन वो किसी तरह से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रह करके, ठीक है? थोड़ा अलर्ट माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सिंपली क्या है ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन जो हम लिखे थे, ये सोचे लिख के देते हैं, इसका सिंपल बस मतलब थोड़ा सा बस समझ लीजिए। एमआरटी आपका समझ लीजिए सिंपली 2 रेशियो को बताने का काम करता है कि भाई कितना देंगे कितना जाएगा, तो था ना? यहाँ पर देखिए कहाँ गया वो जो टेबल था, वो जो टेबल था वो एमआरटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सिंपल कहाँ गया वो टेबल? खैर वो टेबल मिल नहीं रहा, ठीक है? वो टेबल था ना जहाँ पर थोड़ी देर पहले दिखाए थे आपको, ये रहा ये रहा, ये सिंपली दिखा रहा है भाई, ये सिंपली आपका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम कि अगर एक सेक्रीफाइस किए तो एक गेन कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंस क्या दिखा रहा है भाई? 1:1 का रेशियो है। क्या है? 1:1 का रेशियो, मतलब एक पाने के लिए एक खो रहे हैं। तो ये एमआरटी यही रिप्रेजेंट करता है। कहाँ गया वो? ये एमआरटी यही रिप्रेजेंट करता है कि कितना दे रहे हो कितना पा रहे हैं। 1:1 बोलने का मतलब भाई कि एक गेन किए तो 2 सेक्रीफाइस किए। अगर यहाँ पर लिखा है 1:3 यानी कि एक पाने के लिए 3 सेक्रीफाइस किए, और ये हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है? ये जो वर्ड है एमओसी जो उसका बराबर ही होता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये क्या होता है ना, ये आपको थोड़ा वाइडर टर्म में इस्तेमाल होता है, मतलब इसका और बहुत सारा डिटेल में इसका मतलब आ जाएगा, ठीक है? तो उतना हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है। ये तो बस हम पता नहीं क्यों बस मन के हमारे लिख दिए, ठीक है? अब देखिए एक और चीज, कैन पीपीसी में स्ट्रेट लाइन? ठीक है, रियलिटी में पीपीसी कभी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई एमआरटी जो है हमेशा हम लोग का इंक्रीज करते रहता है। अब अगर आप चाहते हैं अगर पीपीसी स्ट्रेट लाइन में आए, जैसे कनकेव शेप ना हो, तो फिर उसके लिए क्या हो चाहिए? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एमआरटी चाहे बोलिए एमओसी क्या होना चाहिए? आपको कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि भाई एक पाए और एक सेक्रीफाइस किए, मतलब वो हमेशा इक्वल हो, हमेशा इक्वल हो, यानी कि वो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है? वो पॉसिबल नहीं है, जैसे आपको बताएं कि पॉसिबल वो हो नहीं सकता रियल लाइफ में, ठीक है?
सेम लॉजिक आपका यहाँ पर पीपीसी क्या कन्वेक्स शेप में हो सकता है, यानी कि इस तरह शेप में हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, बट उसके लिए फिर वो डिक्रीजिंग एमओसी होना चाहिए, जो पॉसिबल रियल लाइफ में है नहीं। ठीक, तो ये बच्चों डिटेल में था। किसी प्रकार का अगर आपको और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। आई होप आप कुछ सीखे होंगे। इसमें इतना ही।